नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। हम आज एक ऐसे लेटेस्ट मुद्दे पर बात करने वाले जो आपको सुनना चाहिए और देखना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि भारत में एक ऐसा दल आया हुआ है जिसको बोलते हैं अमेरिकन लॉ मेकर्स जो हैं वो भारत विजिट पर आए हुए हैं। कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक अपील करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बात करते हैं कि चाइना जो है वो बहुत बिलबिलाया हुआ है, आजकल इंडिया से उखड़ा उखड़ा है। क्यों? अभी 2-3 दिन पहले आपको बता दूं, अमेरिकन डेमोक्रेट और रिपब्लिक डेमोक्रेट जो हैं वो एक विजिट करने के लिए आए हुए हैं, एक डेलीगेशन आया हुआ है और वो निर्वासित तिब्बती सरकार का जो कार्यालय है धर्मशाला में, वहां वो उनको संबोधित करने वाले हैं। वो वहां के धर्मगुरु जो दलाई लामा उनसे भी मिलने वाले हैं। ये मामला जो है और ये सारा काम हो रहा है कहां? भारत की जमीन पर। भारत की जमीन पर पड़ोस में ही चाइना है, चाइना के पड़ोस में ये सारी घटनाएं हो रही, तो चाइना का जो है ना हाजमा खराब हो रहा है। अब बात करता हूं आपको, तिब्बत निर्वासित सरकार जो है उनसे बात करने के लिए अमेरिका के कुछ डेमोक्रेट जो हैं वो इंडिया में आए हुए हैं और एक पूर्व स्पीकर जो है, आपने शायद नाम सुना हुआ, नैन्सी पेलोसी, वो पिछले साल ताइवान में भी गई थी, बहुत सारा विवाद उन पे हुआ था। चाइना ने उस समय भी उनका ऑब्जेक्शन फाइल किया था कि ताइवान नहीं जा सकती, ताइवान हमारा हिस्सा है और वन चाइना पॉलिसी के तहत ये आता है। लेकिन नैन्सी पेलोसी जो है वहां ताइवान गई और ताइवान के नेता हैं उनसे मिली, उनसे अपनी बात रखी और सारे काम उनसे कर करके वो निपटा के आई। उन्होंने धमकी तक दी कि हम इनके प्लेन को मिसाइल से गिरा देंगे, लेकिन F-16 जहाज ने प्रोटेक्ट करते हुए उनको ताइवान में ड्रॉप करवाया, उनके प्लेन को लैंड करवाया, काम करके वापस आए। अभी वो नैन्सी पेलोसी इंडिया में आई है और उन्होंने एक ऐसे बयान दर्ज करवा दिए मीडिया में, एक ऐसा बयान दे दिया कि चाइना का जो है खून जो है वो सूखने लगा है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि दलाई लामा जो है, जो तिब्बत के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं और बौद्ध धर्म के भी बहुत बड़े मैं बोलूंगा कि एक धर्मगुरु हैं, उनको हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मानते हैं। उन्होंने उनके बारे में नैन्सी पेलोसी ने दलाई लामा के बारे में कहा कि दलाई लामा जी जो हैं साफ मन के हैं, ये बहुत अच्छे हैं और ये इनके मन में किसी भी तरह का कोई मैल नहीं आता है, ये बिल्कुल साफ होते हैं और ये कई साल तक जिएंगे। लेकिन जब ये चले भी जाएंगे तो इनकी जो लेगेसी है, इनका जो इन्होंने जो दुनिया को दिया है वो हमेशा इनको याद करेगी। और शी जिनपिंग के बारे में उन्होंने कहा कि तुम जो मरोगे तो तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं है, तुम जो मरोगे तो तुम्हें कोई मतलब कहीं कोई याद करने वाला नहीं रहेगा, तुम्हारी ये हालत होगी। कहीं ना कहीं ये बयान जो है शी जिनपिंग का, और वो भी करंट जो डिक्टेटर कह सकते हैं उनको, अभी राष्ट्रपति हैं चाइना के, उनके मुंह पे इस तरह की कोई बात बोल दे, पीछे से तो करते रहते हैं लोग चाइना का नाम लिए बगैर इधर उधर की बातें, लेकिन मुंह पर कोई बोल दे ये एक बहुत बड़ी बात है। चाइना के सर में कील ठोक दी नैन्सी पेलोसी ने और अब चाइना गुस्से में आग बबूला हो रहा है और कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये चाइना और तिब्बत का जो मामला है मैं आपको बता दूं, तिब्बत एक अलग राष्ट्र था, स्वतंत्र था, लेकिन चाइना ने उस पर आक्रमण किया और अपने कब्जे में कर लिया, अवैध कब्जा जिसको कह सकते हैं, वन चाइना पॉलिसी के तहत इन्होंने वो कर लिया। उस समय तिब्बतियों ने भारत सरकार से भी अपील की थी कि हमारी मदद करो, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कहते हुए कि हम दूसरों के फटे हुए पे पैर क्यों दें, हम चाइना से दुश्मनी, सीधा सीधा बोलूं तो चाइना से दुश्मनी क्यों लें, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उन्होंने दिया। इस कारण हमने तिब्बत के लोगों की मदद नहीं की। उसके बावजूद 1962 का युद्ध अभी तक हम नहीं भूले हैं, अभी तक नहीं भूले हैं। वो 1962 का युद्ध जो था, जवाहरलाल नेहरू की जो गलतियां थी उनके कारण हुआ। आपको मैं बता दूं, जब आप दुश्मनी नहीं करना चाह रहे थे तो दलाई लामा को आपने शरण क्यों, निर्वासित सरकार को आपने धर्मशाला में क्यों बैठाया हुआ था? दुश्मनी तो तब भी हुई ना, इसी बात पे वो नाराज हो गए।
और युद्ध थोप दिया इंडिया पे, 62 का युद्ध हुआ। अगर ये युद्ध होना ही था तो क्यों ना तिब्बत पे स्टैंड लेते, लेकिन वो सारी बातें पीछे की होगी। अब की बात करेंगे, तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था और जब वहां पर उन्होंने अधिग्रहण किया, उन पर आक्रमण किया, तो वहां के बहुत सारे जो लोग थे विद्रोह कर दिए और चाइनीज सेना ने जो है बहुत सारे तिब्बत के लोगों को हजारों की संख्या में गोली से मार दिया। वहां से उनकी टारगेट जो था, उस समय दलाई लामा जी की उम्र बहुत कम थी, छोटी उम्र के थे, लेकिन उनका स्थान जो था बहुत बड़ा था। तो उनकी नजर, चाइना की नजर जो थी दलाई लामा पे थी, और दलाई लामा अपने कुछ साथियों के साथ, अनुयायियों के साथ भारत में आ गए। पहले वो मसूरी में आए, मसूरी में लगभग 1 साल तक वो रहे और उसके बाद में वो फिर धर्मशाला में आए और धर्मशाला में अभी तक वो वहां अपने निर्वासित सरकार चला रहे हैं। अब बात करते हैं दलाई लामा की। ये सारी बातें आपको हमने बता दी। चाइना जो है, चाइना को घेरने के लिए अब इंडिया क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? चाइना समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम चाइनीज रख देता है, कभी लद्दाख के कुछ हिस्सों का नाम चाइनीज रख देता है। इंडिया ने भी एक मैप जारी किया जिसमें तिब्बत जो है, लद्दाख जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है, वो भारत के पौराणिक जो नाम थे वो उनमें दर्शाए गए। इससे भी भारत से चिढ़ा हुआ है। दूसरा मामला क्या है, पिछले साल आप देखेंगे कि चाइना को चाइना की भाषा में ही जवाब देने के लिए भारत सरकार ने ताइवान, जो उनका 36 का आंकड़ा है चाइना से, ताइवान पे वो अपना कब्जा करना चाह रहे हैं, लेकिन ताइवान उनको डटकर मुकाबला करना चाह रहा है। तो पूरी दुनिया उस पर ताइवान पे स्टैंड ले रही है कि ताइवान पे कब्जा नहीं होने देंगे। भारत ने ताइवान की जो राजधानी है ताइपे, वहां पर एक डायलॉग होता है केटागलान डायलॉग्स, केटागलान डायलॉग्स वहां होता है, बहुत बड़ा एक नाम है उनका। वहां लोग आते हैं और सिक्योरिटी इश्यूज पे अपनी बातें रखते हैं। भारत ने भी पहली बार फॉर्मर जो चीफ थे, जिनमें हमारे एडमिरल करमवीर सिंह नेवी चीफ और जनरल MM नरवणे साहब आर्मी चीफ और RKS भदौरिया नेवल चीफ जो थे, उनको वहां भेज दिया और वो उस डायलॉग्स में हिस्सा लेकर आए। और इस बात से ताइवान जो है बड़ा खुश हुआ कि इंडिया ने अपना डेलीगेशन हमारे देश भेजा है, वो हमारा भाई है, हमसे मदद करेगा, हमारा मित्र राष्ट्र है। इस बात से चाइना बहुत खपा हो गया था और उसने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में कुछ नक्शों में गड़बड़ करके उनमें नए नाम दिए। अब जो है इंडिया ने भी नया नक्शा जारी कर दिया और उससे भी आग बबूला हुआ। लाबा रही कसर जो थी, अब नैन्सी पेलोसी ने भारत में निर्वासित सरकार से मिल करके और तिब्बत का इशू को फिर एक बार इंटरनेशनली उठाने का प्रयास उन्होंने किया है। अब तिब्बत का मैं कह रहा हूं भारत को क्या करना चाहिए। भारत के पास 4-5 ऑप्शन है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे जो आप कहेंगे कि कुछ नेता भी ऐसे ही थे और कुछ अफसर्स जो हैं वो भी ऐसे ही थे, नहीं 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 सर, हम चाइना को नहीं छेड़ेंगे, उनके पास बहुत सारे युद्धपोत हैं, उनके पास बहुत सारा फाइटर प्लेन है, ये है, हमसे शक्ति में ज्यादा है। नहीं सर, यही पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने नैरेटिव सेट कर रखा था कि नहीं, पाकिस्तान को नहीं छेड़ेंगे, पाकिस्तान हम पर अटैक कर देगा, परमाणु बम छोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। क्या हुआ भाई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बालाकोट किया, हम घर में घुस के मार के LOC क्रॉस करके गए हैं। 1999 में आपको पता है करगिल युद्ध हुआ, उस समय के प्रधानमंत्री स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उनके जो सलाहकार समिति में थे उन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहीं ना कहीं भ्रमित किया कि नहीं सर, हम LOC क्रॉस नहीं करेंगे, LOC क्रॉस नहीं करेंगे। और सेना को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आप LOC क्रॉस नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूं, उस समय जब आप देखोगे करगिल में वो LOC क्रॉस करके इंडियन आर्मी को जब नीचे आ गई तो पाकिस्तान वाले आ गए LOC क्रॉस करके, लेकिन हमारे सैनिक नहीं जा पाएंगे। ऐसा अफसरों ने और नौकरशाही ने एक ऐसा जाल बना हुआ है, एक नैरेटिव सेट किया हुआ था, उसको अभी आप देखेंगे 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार और नए अफसर जो आए उन्होंने तोड़ा कि अब इसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट किया। अब मैं कह रहा हूं कि इसी तरह चाइना को भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भारत सरकार ने कर ली है और नहीं की तो करनी चाहिए, तब जाके चाइना सुधरेगा। आपको पता है गलवान मुद्दा हुआ, गलवान पे उनकी ठुकाई हुई, यकीन मानिए जितने लोग हमारे लोग शहीद हुए उससे दुगने तिगने लोग हमने शहीद किए और तिगने लोगों को उनको मारा। चाइना को मार मार के उनकी मां याद दिला दी हमने। अब दोबारा हिमाकत नहीं करेगा वो। आपको 3 काम करने पड़ेंगे। एक काम, ये डायलॉग से कुछ नहीं होगा, जो भाषा में वो समझ रहा है
उस भाषा में हम समझना, हमें भी समझाना होगा, हमें नए नक्शे जारी करने होंगे, इंडियन नाम्स उनको देने पड़ेंगे। दूसरा, उनके जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो ताइवान हो, मलेशिया हो, अब जापान हो, क्वाड का हिस्सा है वो, उनसे हमारे संबंध और गहरे करने होंगे। उसको घेरने के लिए चारों तरफ ताइवान है, ताइवान पे बार बार अटैक का, ब्रह्मोस मिसाइल दो उनको, दो ना ब्रह्मोस, और पैसा नहीं है तो इंस्टॉलमेंट में दे दो। क्या काम आएंगे वो 300 से नीचे की रेंज की हमारे पास जो पड़ी हुई है ब्रह्मोस, क्या काम आएंगे वो। तीसरा काम, आपको बॉर्डर पे कमांडर जो हैं उनको अग्रेसिव होना पड़ेगा। आप वो आपको बता दूं मैं कि नाथुला में जो हुआ था, बख्तावर सिंह जी जो हैं, उन्होंने क्या किया, उनको मार मार के भगाया, और बाप बाप कहते हुए भगे थे चाइना के सैनिक। आज भी कांपते हैं बख्तावर सिंह के नाम से। नाथुला में दोबारा हरकत नहीं की उन्होंने। इसी तरह से आपको भी जब जब आप कर किसी भी तरह का कोई सैनिक का हमला हो, उसको मार मार के उनकी नानी याद दिला दो, और वो रोते हुए जाएं, बाप बाप करते जाएं, ऐसी हालत उनकी करो। आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। आप ये टॉक वॉक से कुछ नहीं होगा। आपने 12-13 बार टॉक कर ली, क्या हुआ, कुछ नहीं। एक मेन मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा यह रहेगा कि जितनी भी आपकी ऑनलाइन कंपनियां हैं या कोई भी इंपोर्टर जो है, जो चाइना से माल इंपोर्ट कर रहा है, उसको स्पष्ट निर्देश भारत सरकार को देना पड़ेगा कि आप जो चाइना का माल है उस पर मेड इन चाइना लिखना पड़ेगा, बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा, और चाइना का झंडा जो लाल सा वो गंदा सा है वो आपको छापना पड़ेगा। बहुत सारा माल है, पता ही नहीं चलता, ये माल है पता नहीं कहां का है, इंडिया का है, चाइना का है। हम ये नहीं करें ट्रेड करना बंद कर दो। ट्रेड बंद करने में हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन आप प्रत्येक चाइनीज माल पर, चाहे वो कार हो या कुछ भी हो, आपको मेड इन चाइना लिखना ही पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आपको 20 से 25% सेल उनकी गिर जाएगी। जब लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को पता चलेगा कि चाइना का माल है, उसकी सेल 20 से 25% डाउन जाएगी और रोएगा वो। पांचवा काम आपको करना पड़ेगा, आपको जो धर्मशाला में निर्वासित सरकार पड़ी हुई है तिब्बत की, उसको दिल्ली में लाना पड़ेगा। चाणक्यपुरी में आप जितने भी डेलीगेट आपके हैं, राजदूत जो हैं, उनके बीच में उनको भी एक शानदार ऑफिस बना के देना पड़ेगा, और उस पर लिखना पड़ेगा निर्वासित सरकार तिब्बत, एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत। बाहर से आने वाले लोग देखेंगे कि तिब्बत का कार्यालय है, यहां पर भी तिब्बत के लोग रहते हैं, निर्वासित सरकार है, धर्मशाला में बैठे हुए हैं, उनको कोई क्या लेना देना। उनको प्रोटोकॉल आपको देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं दलाई लामा को वही प्रोटोकॉल दो जो एक किसी राष्ट्र अध्यक्ष को दिया जाता है। चाइना तिलमिला जाएगा। और तिब्बत को इंटरनेशनली इशू बनाया जाए। क्यों हम बार बार अपने नक्शों में चाइना दिखाते हैं कि चाइना है, चाइना है, चाइना। तिब्बत लिखिए आप, चाइना का है, हमारा नेबर तो तिब्बत है। आपको तिब्बत शो करना पड़ेगा। और जितने भी आपके मित्र राष्ट्र हैं, चाहे वो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, अमेरिका है, कोई भी देश हो, रसिया है, इटली है, सब में बोलना पड़ेगा कि तिब्बत का आपको राजदूत रखना है। और उसमें आप निवेदन करिए कि हम इसकी बिल्डिंग का खर्चा, जितना भी फंडिंग होगी वो भारत सरकार करेगी। जमीन दीजिए आप और बैठा दिए वहां, सब जगह लिखा होगा एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत। चाइना की चीखें निकल जाएंगी। इसको ठीक करना पड़ेगा। चाइना आने वाले समय में हमारे लिए खतरा है, तो इसको सारी दुनिया को पता है कि ये अगर रुक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत इसको रोक सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। और मैं बता रहा हूं आपको, चाइना अगर बैकफुट पे है तो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और भारत की वजह से है। अमेरिका क्या कर लेगा भाई, आएगा 2 बम गिरा के चला जाएगा। लेकिन इंडिया 1962 का जो बदला है, आज तक उनके दिलों में आग लगी हुई है। हमारे सैनिकों के आग आज भी बुझी नहीं है। हम 62 का बदला भी लेंगे, और जो सरकार हमारी जमीनें उन्होंने छीनी है, उस जमीन को छीनने का काम हम करेंगे। उनका थोड़ा सा भी कहीं आपका सेटबैक हुआ ना, चाइना का थोड़ा सा भी पीछे हटे, हम जमीन पर कब्जा करेंगे। अमेरिका नहीं कर सकता। इसलिए चाइना को भी लगता है कि इंडिया जो है वो हमें कहीं ना कहीं थर्ट कर रहा है। बहुत हो गया ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, आपको करना पड़ेगा। और ये जो आपके अफसर जो बैठे हैं ना आपके पास, डेमोक्रेट्स, इनसे नहीं होगा कुछ भी। अब इनको बोलिए कि हिंदुस्तान में रहना है, भारत में रहना है, तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी,
और भारत के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं 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 सर, उसके पास बहुत सारा है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास भी तो परमाणु बम है। इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। नमस्कार।